दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स फोरम फॉर IIT JEE एंड AIPMT। It is useful for students preparing for other entrance examination of engineering as well as medical. So, friends, this is the very first topic that we must study before entering to the era of physics. This is the chapter called as mathematical tools or basic mathematics. You can say why we need this topic of mathematics to study physics. हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए ये मैथ्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो बिल्कुल आप ये समझें, मैथमेटिक्स आपको पूरी तरह से कैलकुलेशन सिखाता है। मैथमेटिक्स आपको ये सिखाता है कि आप फिजिक्स को अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूँ, आप यूँ समझिए कि फिजिक्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। आप गाड़ी कह सकते हैं उसको, आप BMW कह सकते हैं इसको आप, लेकिन ये सारी गाड़ियाँ बेकार है अगर इनको एक अच्छी स्मूथ क्लीन सड़क ना मिले। तो समझो आप कि मैथमेटिक्स वो रोडवेज हैं और फिजिक्स एक बड़ी शानदार कार है। अगर ये दोनों आपको मिल जाए तो आपको ड्राइविंग का मज़ा जो आएगा है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स अगर आप अच्छे समझ लेते हैं तो फिजिक्स को समझने में बहुत हद तक आपको आसानी होगी और आप फिजिक्स को एंजॉय भी करेंगे। इसलिए हम फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैथमेटिकल टूल्स उन बच्चों के लिए खासकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बच्चे 10वीं क्लास से 11वीं क्लास से प्रवेश कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स who are just appearing or appeared in 10th class examinations and they are moving towards 12th। तो देखिए, जो मैथमेटिकल टूल्स है ये ऐसा नहीं कि इस टॉपिक में हम सारी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सारी मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम मैथमेटिक्स का सिर्फ उतनी ही पार्ट का पढ़ाई करेंगे जितने की हमें 11th और 12th की फिजिक्स समझने के लिए ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स, कुछ कैलकुलस का बेसिक्स, कुछ अलजेब्रा का बेसिक्स, कुछ लाइट हल्का फुल्का ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग कहते हैं क्या है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री। चलो ट्रिगोनोमेट्री से बात करते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री वो टॉपिक है जो काफ़ी कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, है ना। और ये इसके आगे मैं लिख दिया बेसिक। सो इट इज बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री किसके बारे में है? तो देखिए, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें दो हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है एंगल और दूसरा है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग एंगल्स की बात करें तो चलिए हम एंगल्स की पहले बात करते हैं। तो एंगल्स को आप सब लोग जानते हैं कि दो तरह से मेजरमेंट किया जाता है। वन इज कॉल्ड इन डिग्रीज एंड अदर इज कॉल्ड रेडियन। ठीक है, तो आप समझ गए कि एंगल यूजुअली हम लोग दो फॉर्म में नाम है, डिग्रीज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 180, 120, you all know very well, and there are radians, another method used in science for measurement of angles. So radians and degree are very two important methods in which angles are measured. So let us start first with रेडियन। तो देखिए हम लोग रेडियन क्या है, एक्चुअली रेडियन क्या है और डिग्री क्या है। चलो इन दोनों को हम लोग यहाँ कंपेयर किया जाए, रेडियन और डिग्री को। पर डिग्री की बात करें, अब यूँ समझिए, अगर आपके पास एक सर्किल हो, अगर आपके पास एक सर्किल हो, आप इसमें कोई भी एक रेडियस सोच लो आप, है ना। अब यूँ समझो कि इस लाइन को अगर हम पूरा घुमाते जाएं, इस लाइन को हम पूरा घुमाते जाएं तो वापस जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप कहेंगे आपने एक सर्किल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और जब आप एक पूरी सर्किल कंप्लीट कर लोगे, अगर आप जब ये पूरी सर्किल कंप्लीट करोगे तो ये कहलाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो समझिए एक डिग्री का मतलब क्या हुआ,
तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या कहेंगे आप? कहेंगे एंगल इन फुल सर्किल डिवाइड बाय 360 डिग्री, 360, राइट? सो यू कैन से 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 360th 1/360th पार्ट ऑफ ए फुल सर्किल। ठीक है, तो अब अगर आप एक पूरी सर्किल लें, इस पूरे सर्किल का जो पूरा एंगल को स्टैंडर्ड माना गया वो माना गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे इस 360 को अगर आप 360 से डिवाइड कर दें तो बन जाएगा 1 डिग्री। तो कह दिया हम लोगों ने 1 डिग्री इक्वल टू एंगल इन फुल सर्किल डिवाइड बाय 360, दैट इज इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ ए फुल सर्किल। मतलब इस सर्किल का 1/360वां हिस्सा आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ऐसे काट दिया तो आप क्या कहेंगे? ये कितने बराबर हिस्सों में कट गए? 2 बराबर हिस्सों में कट गया। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो गया? 360 डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कहूं कि यूं काट दिया जाए, अब कितना हो गया? अब इसके 4 बराबर हिस्से हो गए। और अगर इसके अब 4 बराबर हिस्से हो गए तो एक हिस्सा कितने का हो गया? 360 डिवाइड बाई 4, तो 90 डिग्री का हो गया, है ना? वैसे जैसे आपने 4 हिस्से कहे, अब इसको 8 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 32 कर सकते हैं, 64 कर सकते हैं, 100 हिस्से कर सकते हैं, है ना? तो इस समझिए आप, अगर आप इसको इतने हिस्सों में तोड़ दिए ताकि एक हिस्सा जो दिख रहा है आपको वो क्या हो? पूरे सर्किल का 360वां भाग हो। मतलब इस पूरे सर्किल को 360 360 इक्वल डिवीजन में तोड़ दिया जाए तो एक सेक्टर जो यहाँ बनेगा आपका, यही एक सेक्टर कहलाएगा आपका 1 डिग्री एंगल। ठीक है, अब चलिए बात करें रेडियन में। रेडियन क्या देखते हैं? फिर से एक सर्किल बनाएंगे आप। जब भी आप एक सर्किल बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सर्किल का कोई ना कोई रेडियस भी होगा, त्रिज्या भी होगी, है ना? तो सपोज करें, मान लें कि मैंने जो सर्किल बनाया है, मैंने जो यहाँ सर्किल ड्रॉ किया है, इस सर्किल का रेडियस r है। हो सकता है यार 10 सेंटीमीटर हो सकता है 20 सेंटीमीटर हो सकता है 25 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर हो, जो कुछ भी हो, चलो मान लेते हैं ये r है ना? जितना बड़ा ये रेडियस है, आप समझें, बिल्कुल उतनी ही लंबाई का इसमें आर्क आप काटें, है ना? जैसे कि देखिएगा आप, मैं इस लाइन को बोल्ड कर रहा हूँ, है ना? ये लाइन की लंबाई मैंने कहा बिल्कुल उतनी ही है जितनी लंबाई इस रेडियस की है। इस लाइन की लंबाई, इस आर्क की लंबाई बिल्कुल उतनी ही है जितनी कि इस सर्किल का ये रेडियस है। मतलब अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर का है तो समझिए लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो समझिए लंबाई 20 सेंटीमीटर है ना? हमने ये इसकी लंबाई बिल्कुल ही उतनी ही रखी है जितनी लंबाई ये रेडियस है, तो मैंने इसको भी कह दिया आर्क। ठीक है, तो अब देखें कि ये जो आर्क है, ये आर्क इस सेंटर पे जितना बड़ा एंगल बनाएगा इसी को डिफाइन किया गया 1 रेडियन। ऊपर जो मैंने 1 के ऊपर सी जैसा बनाया है स्ट्रक्चर, ये सिंबल है किसका? रेडियन का। ये सिंबल अब किसका है? डिग्री का है। तो समझिए, 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ? आर्क की वो लंबाई जो लंबाई रेडियस के बराबर हो और वो जितना एंगल इस सेंटर में बनाएगा उसी को हम बोलेंगे कितना? 1 रेडियन। ठीक है, बात समझ गए? तो देखिए हम लोग आगे, तो बताइए 1 रेडियन की लंबाई में ली कितनी? r। तो आप बताएं, अगर मैं 2 रेडियन लेना चाहूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2r, है ना? अगर मैं 3 रेडियन लूं तो 3r, 4 रेडियन लूं तो 4r, 5 रेडियन लूं तो 5r। तो वैसे ही बताइए, अगर मैं x रेडियन लूं तो कितनी लंबाई होगी? बोलिए xr, राइट ना? उस तरह से मैं अगर y रेडियन एंगल लूं तो कितनी लंबाई होगी? ये yr। वैसे ही अगर एंगल में लिया हूं थीटा रेडियन, है ना? मैं कहूं कि इफ एंगल इज थीटा रेडियन, थीटा मैंने क्या कहा? सिंबल कहा। तो देखेंगे आप कहेंगे ऐसा कुछ आर्क बनेगा और आप कहेंगे ये एंगल बन गया मेरा क्या? थीटा रेडियन में।
है ना। तो इस लाइन की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, चलो मैंने कह दिया इसको L, और ये हमारा है रेडियस R। तब क्या कहेंगे, आप कहेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। कैसे हुआ ये, मैंने यहाँ कहा था आपको कि अगर आप 1 रेडियन लेते हैं तो R है, 2 रेडियन लेंगे तो 2R होगा, 3 रेडियन लेंगे तो 3R होगा, 4 रेडियन लेंगे तो 4R होगा। वैसे ही अगर मैं थीटा रेडियन लूँ तो इसकी लंबाई हो जाएगी R इंटू थीटा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इस आर्क में, इस आर्क का लेंथ और इस एंगल और ये रेडियस के बीच में हमारा एक फॉर्मूला बन गया, है ना। तो अभी आप कहेंगे कि अगर मैं पूरे सर्किल की बात करूं तो, है ना, तो अगर आप पूरे सर्किल की बात कहेंगे तो क्या कहेंगे, फुल सर्किल। फुल सर्किल के लिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे थीटा रेडियन इज इक्वल टू, थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे आप, L बाई आर। सो L बाई आर। तो आप बताएं, अगर सर्किल में पूरा सोच रहा हूं, अगर मैं सर्किल कंप्लीट सोचूं, तो आप बताइए कि सर्किल के सरकमफेरेंस के लेंथ कितना होता है। आप सब लोग पढ़ चुके हैं, 9th पढ़ चुके हैं, 10th पढ़ चुके हैं, है ना। बताइए आप लोग कि ये पूरे सर्किल का जो सरकमफेरेंस है, इसकी लंबाई कितनी होती है। आप सभी लोग जानते हैं ये होता है 2 पाई आर। सो हो गया हमारा कितना, L इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, एंड दैट बिकम्स नाउ 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब रेडियन में पूरे सर्किल का एंगल का लंबाई होता है 2 पाई, और डिग्री में पूरे सर्किल का लंबाई कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि आप सर्किल चाहे ऐसा बनाओ या सर्किल आप ऐसे बनाओ, चाहे सर्किल आप जैसे बनाओ, सर्किल इज अल्टीमेटली ए कॉमन डायग्राम। दैट मीन्स whatever angle we are measuring in degree for this circle, and whatever angle we are measuring angle in radian for this circle must be equivalent, right now. So here we can say that if 360 degree for full circle and 2 pi radian for this circle, that means we have got the formula of 2 pi radian is equal to 360 degree, right? समझे, है ना, जिसको आप कह सकते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी आप एंगल रखें तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि रेडियन के लिए इस तरह का सिंबल आप नहीं भी दें तो चल जाएगा। एवरीवन नोज द एंगल इज इन रेडियन विच इज यूज्ड इन एसआई यूनिट, बट डिग्री जो हमारा है वो एसआई यूनिट में सिस्टम में नहीं आएगा, है ना। इसलिए आप क्या करें कि ये रेडियन कॉम्प्लीमेंट्री माना गया यूनिट फिजिक्स में एंगल के लिए, और डिग्री हमारा कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो एंगल जब डिग्री में लिखे तो ये सिंबल बहुत जरूरी है, लेकिन एंगल रेडियन लिखते हैं तो जरूरी नहीं भी, आप पाई ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एनालिसिस से हम लोग क्या समझे कि पाई इन रेडियन, जिसको आप 22/7 कहते हैं, जिसको आप 3.14 कहते हैं, है ना, ये आपका डिग्री में 180 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, चलिए इसी बेस पे कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देखे जाए। जैसे कि मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, कन्वर्ट दीज एंगल्स इनटू डिग्रीज। सवाल यह है कि जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ क्वेश्चन, हमें करना है क्या, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला हमारा फर्स्ट सवाल, फर्स्ट हमारा है पाई बाई 6, दूसरा हमारा है 3 पाई बाई 4, तीसरा हमारा है पाई बाई 4, चौथा हमारा है 9 पाई बाई 7। ठीक है, 9 पाई बाई 7। और हमारा जो पांचवा सवाल है ये है, चलिए 13 पाई बाई 9, और हमें सबको बताना है कि यही सारे एंगल डिग्रीज में कितने होंगे। देखते हैं। तो पाई बाई 6 रेडियन की बात करें, पाई बताइए आप, हमने कहा था ना पाई जो रेडियन है वो डिग्री में कितना आ रहा है आपका, 180 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, that is equal to
30 डिग्री, राइट। अब देखें 3π/4 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 180/4। कैसे किया हमने पाई की वैल्यू फिर से वहां पुट कर दी। पाई इक्वल टू कितना दिख रहे हैं आप, पाई वाज इक्वल टू 180 डिग्री ना, सो 3 इंटू 180/4। तो कितना हो गया आप देख सकते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 45 टाइम्स। सो 45 इंटू 3 इज नन अदर देन 135 डिग्री। चलिए बात करें π/4 की। ये हो गया आपका 180 डिवाइड बाई 4। कैसे आया 180? फिर से आप कहेंगे पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। सो आपका आ गया वैल्यू यहाँ पे कितना, 45 डिग्री। अब देखें 9π/7, 9 इंटू 180/7 दैट इज इक्वल टू 89 जा 162। सो 1620 डिवाइड बाई 7। सो आपका बन गया कितना, ये 2 3 1.4 डिग्री। और भी आगे आएगा, डेसिमल के 1 पे ले रहे हैं हम लोग अभी। अब देखिए 13π/9 ये कितना आएगा, 13 इंटू 180/9 दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 180/9। सो आप 9 को यहीं कैंसिल कर लें, 9 2 18 20। तो आपका रिजल्ट जो है बन गया हमारे सामने, ये हो गया 260 डिग्री। ठीक है, चलिए छोटी सी बात, सबको पता आप लोग को होगा, फिर ही बताइए। एंगल्स यूजुअली हम लोग नापते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, तो लोग जानते होंगे आप। जैसे कि मैं अगर ये 2 मार्कर लूँ और कहूँ इन दोनों मार्कर के बीच में आप बताएं अभी कितना एंगल है, तो आप कहेंगे दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब अभी इन दोनों मार्कर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखिए, अब ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल हो गया। अब ये आगे बढ़े तो ये इस तरह से आएगा, तो ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री। फिर देखें ये एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, है ना, 90 डिग्री से बड़ा हो गया। ये भी सप्लीमेंट्री ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और ये एग्जैक्टली 180 हो गया, है ना। और अगर आप देखें तो यूं जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये वाला एंगल अब 180 से भी बड़ा हो गया। बट यूजुअली जनरल मेथड यही होता है कि जब भी 2 लाइन के बीच में एंगल हम मेजर करते हैं तो हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल नापते हैं। तो अगर ये एंगल भले ही 180 से बड़ा हो, फिर भी अगर पूछा जाए हमसे कि 2 एंगल के बीच में कितना एंगल है, तो हम कहेंगे बीच वाला एंगल, नीचे वाला एंगल। जैसे कि अगर आप कहते हैं 200 डिग्री है, तो आपको कहना चाहिए ये 160 डिग्री है। अगर आप कहते हैं ये 300 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है। बात समझे? तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल मत लगाएं आप कि हम एंगल 180 से बड़ा नहीं बोल सकते। बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे फिर से देखें एग्जांपल, आप सपोज करें इस बार हम 2 लाइन के बीच में एंगल नहीं बोलने वाले हैं। हम बोलने वाले हैं क्या कि बताइए ये रेड वाला पेन कितना एंगल टर्न किया, बताइए कितना टर्न किया, 90 डिग्री एंगल टर्न किया। अब बताएं कितना टर्न किया, 180 टर्न कर गया। अब कहेंगे देखिए 90 डिग्री एंड दैट 90 डिग्री एंड दिस 90 डिग्री। अभी तक हमारा जो पेन था वो लगातार एक ही डायरेक्शन में घूमा है। इसका मतलब हमें इन तीनों एंगल को सम करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। इनको हम कभी भी सब्सट्रैक्ट या घटाएंगे नहीं, हमेशा ऐड करेंगे। तो 90 + 90 + 90 नाउ इट बिकम्स 270, है ना। तो देखिए अगर हमने कहा कि ये लाइन कितना एंगल घूम गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में कितना एंगल घूमा, आंसर इज ऑब्वियसली 270 डिग्री। बट इफ आई से व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स, you are facing just 2 pens. You don't know how this situation has been achieved. You just know 2 lines that are present as in the diagram over there. Just 2 pens. So the angle between them is called 90 degree. It will not be 270. Fine. So friends, हम लोगों ने देखा अभी इस एग्जाम्पल में कि किस तरह से हम लोग एंगल्स को रेडियन में होते हुए डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से कुछ सवाल आप ऐसे भी फेस कर सकते हैं जहां एंगल पहले से डिग्री में हो और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना। देखिए, 1
तो हमारा क्वेश्चन इस बार हो गया, कन्वर्ट दीज एंगल्स इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको इस बार, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, आप कन्वर्ट करें 60 डिग्री एंगल को। कैसे करेंगे देखा जाए। 60 डिग्री इक्वल टू, तो आप बताइए, पाई रेडियन इक्वल टू 180, पाई रेडियन इक्वल टू 180। तो पहले आप यूं ही प्लान कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि देखिए, अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, इट मीन्स 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। आप यूं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अभी इस पे हाँ इस्तेमाल कर लें हम लोग, जैसे 60 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, ऐसा 60 इंटू 1 डिग्री, सो इट विल बिकम 60 इंटू पाई बाई 180, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 रेडियन। जीरो कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। अब आए दूसरे में, दूसरा हमारा चल लिया जाए 150 डिग्री, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको आप लिखेंगे 150 इंटू 1 डिग्री, फिर आप कहेंगे इसको, ये हमारा हो गया 150 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बाई 180, सो दैट इज इक्वल टू 0 कैंसिल्स आउट, 3 cancels 5 times, 3 cancels 6 times, so we have got 5 pi by 6 रेडियन, ठीक है। आप इसमें आगे बढ़िए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए, मैंने कहा मुझे पता करना है 210 डिग्री। क्या करेंगे आप कहेंगे 210 इंटू 1 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 210 इंटू पाई बाई 180, सो 0 कैंसिल हो गया आपका, 3 से कैंसिल करें ऊपर नीचे, सो आपका आंसर आ गया 7 पाई बाई 6। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एंगल्स को पहले रेडियन वाली चीज़ों को डिग्री में कन्वर्ट किया, और अब डिग्री वालों को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, है ना। हम लोगों ने एक्यूट एंगल देखा, हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल देखा, हम लोगों ने एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम एंगल देखा, एक्यूट एंगल देखा आपने। हमने 90 डिग्री से बड़ा एंगल भी देखा, जैसे कि 150 डिग्री देखा आपने। लेकिन अब तक मैंने ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं लिया जहाँ पे एंगल 360 से भी बड़ा हो, है ना। नहीं लिया मैंने एग्जांपल अब तक। लेकिन इसका आप लोग मतलब बिल्कुल नहीं निकालें कि एंगल 360 से बड़ा नहीं हो सकता। आपका एंगल 360 से बड़ा भी हो सकता है, 700 डिग्री हो सकता है, 600 डिग्री हो सकता है, 400 एंगल हो सकता है ना। फिर से मैं उसी एग्जाम्पल में वापस आता हूँ, जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि मान लें कि ये दो पेन के बीच का हमारा एंगल जो है वो भी 0 डिग्री है ना। अब मैं फिर से भी मेजर करने वाला हूँ कि बाई हाउ मच एंगल दिस रेड पेन इज गोइंग टू रोटेट इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। लुक, सो दिस इज द पेन आई एम होल्डिंग दिस वे, सो how much angle the pen has turned? Your answer is 90 degree. How much angle again? Again 90 degree. So the total angle rotated by the red pen till now is 180 degree. अब it is 270 degree. अब देख सकते हैं, अब तक हमने जितनी बार इस पेन को घुमाया, इसके घुमाने की दिशा में हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने पेन को लगातार एक ही डायरेक्शन में घुमाए जा रहे हैं। यहाँ से भी देखें आप, फिर से डायरेक्शन में घूमने का है सेम, है ना। हमेशा हमारा पेन घूमने का डायरेक्शन एक ही है, या तो वो लगातार क्लॉकवाइज है या तो वो लगातार एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमारा डायरेक्शन लगातार ऐड होते जाएगा। तो अब कहेंगे अभी इनके बीच का एंगल हमें 0 डिग्री भले ही दिख रहा हो, लेकिन गौर करने की बात यह है कि पेन आपका ऊपर से घूम करके नीचे आ चुका है। इसका मतलब ये पेन 360 डिग्री एंगल घूम चुका है। लेकिन क्या अब ये और आगे नहीं घूम सकता? बिल्कुल घूम सकता है। इसका मतलब इसका एंगल घूमना हुआ कितना? 360 से ज़्यादा होगा, है ना। आप यूँ भी सोच सकते हैं, जैसे मान लो आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके सड़क के पास, आपके आसपास कहीं भी एक छोटा सा पार्क है। आप साइकिल लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, कार लेकर के उस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आपने जहाँ से स्टार्ट किया, आप फिर वहीं वापस आ गए, तो आप कितने एंगल घूम गए?
आप घूम गए 360 डिग्री एंगल। लेकिन क्या बताएं, आप अब और ज़्यादा टर्न और ज़्यादा रिवॉल्यूशंस नहीं मार सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आपने दूसरा रिवॉल्यूशन, दूसरा चक्कर भी लगा लिया तो आप कहेंगे आप अब टोटल 720 डिग्री एंगल भी ट्रेवल कर चुके हैं। सो बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारा एंगल 360 से बड़ा हो। जैसे कि नंबर 4 एग्जाम्पल लेता हूँ एक, मैंने कहा 450 डिग्री एंगल। अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें? फिर से वही सवाल, किसमें? रेडियन में। कैसे करेंगे? फिर लिखेंगे आप 450 इंटू पाई बाई 180, जीरो आपका कैंसिल हो गया। आप कहेंगे 5 पाई बाई 2, ये 5 बाई 2 हमारा रेडियन है। तो दोस्तों हम लोगों ने इतना सीख लिया अभी कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एंगल से, है ना। अब आगे बढ़े, थोड़ा ट्रायंगल्स के बारे में करें डिस्कस। ट्रायंगल्स के बारे में करें डिस्कस। तो देखिए दोस्तों, ट्रायंगल्स हमारा जो है, आप जानते हैं कोई भी ट्रायंगल 3 साइडेड पॉलीगन है ना, जिसमें 3 साइड मैंने बनाया है। आप इस ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। आप ट्रायंगल्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज 9th में 10th में पढ़ चुके हैं। जैसे कि ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 तरह से बन सकते हैं। जैसे कि अगर तीनों साइड अगर बराबर, ये साइड की लंबाई, ये साइड की लंबाई, ये साइड की लंबाई अगर बराबर हो तो क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये 3 साइड में से 2 साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और अगर कुछ भी इक्वल नहीं है तो एक जनरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें ट्रायंगल में यूजुअली आप ऐसे लिखते हो, द कॉर्नर एज कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, और कैपिटल ए कॉर्नर है, इसे आप एंगल कहेंगे, इंटरनल एंगल। ये भी आपका इंटरनल एंगल, ये भी आपका इंटरनल एंगल। मैंने जिस तरह सिंबल बनाया है आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अभी कि तीनों एंगल अलग अलग है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स भाई बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है स्ट्रक्चर। बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ा आप लोगों ने, जैसे कि पढ़ा होगा आपने इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड, तो बाकी दोनों साइड के इंडिविजुअल सम से छोटा होना चाहिए, है ना। और जो सबसे छोटा साइड है तो बाकी दोनों बड़े साइड के डिफरेंस के बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बन पाएगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे उपयोग में आता है, ठीक है, वो 2 तरह के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फिजिक्स में इस्तेमाल आता है। एक कॉन्सेप्ट हमारा है सिमिलर ट्रायंगल का, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इस्तेमाल में आता है ना। और दूसरा जो ज़्यादा हमारा यूज़ में आएगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का, है। अब ध्यान, जहाँ आपने 9th और 10th पढ़ा है, वो 9th और 10th में आपने यही पढ़ा है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर पोर्शन जो आपने पढ़ा है पहले, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करें सिमिलर ट्रायंगल। जैसा इसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल, है, मतलब एक जैसे ट्रायंगल। अब एक जैसे ट्रायंगल का मतलब बिल्कुल ना समझें आप कि बिल्कुल बराबर साइज का होना चाहिए, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स की लंबाई बराबर होनी चाहिए, ऐसी बिल्कुल नहीं, है ना। पहले बताएं आप ट्रायंगल मतलब क्या? 3 साइडेड और 3 एंगल। जैसा इसका नाम है ट्राई एंगल, मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंगल है ना। किसी भी ट्रायंगल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके एंगल्स होते हैं, तभी इसका नाम ट्रायंगल है ना। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल का मतलब हुआ एक जैसे एंगल। जैसे कि आप देखें, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब मैं एक और ट्रायंगल बनाऊंगा, ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगा जिनके तीनों साइड्स इसके तीनों साइड्स के पैरेलल होंगी। जैसे कि मैंने यूं बनाया, देखें आप क्या पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं आप? ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है,
इसका मतलब जितना एंगल ये हमारा बना उतना ही एंगल ये भी है ना। जितना एंगल हमारा ये बना उतना ही एंगल हमारा ये भी है। जितना एंगल ये बना उतना ही एंगल हमारा ये भी है। इस तरह से आप देखें तो आप कहेंगे दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है। अब अगर मैं अंदर वाले साइड्स को बोल दूं स्मॉल ए और इसको बोलूं मैं ए डैश, इसको बोलूं बी, इसको बोलूं बी डैश, इसको बोलूं सी, इसको बोलेंगे हम लोग सी डैश। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या पढ़ा आपने रूल अभी पढ़ाया ना, ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन बी डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी डैश। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल का एक एग्जांपल हुआ, ये सिमिलर ट्रायंगल का एक रूल हुआ। ठीक है, इसका हम लोग अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि आपको एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल कैसे होगा। देखिए, इमेजिन कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है एक स्ट्रेट लाइन मान लें आप, एक पार्टिकल यहां मान लें कैपिटल ए, एक पार्टिकल यहां मान लें कैपिटल बी, एक पार्टिकल यहां मान लें कैपिटल सी। ठीक है, ए पार्टिकल बी पार्टिकल एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर है, पार्टिकल बी पार्टिकल सी एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, किसी एक खास इंस्टेंट पे, किसी एक खास समय पे हमने देखा पार्टिकल ए नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और पार्टिकल सी जो हमारा है ये मूव करना शुरू कर दिया नीचे की तरफ, पार्टिकल की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब हर एक सेकेंड में ये 10 मीटर आगे निकल जाएगा और ये हर एक सेकेंड में 30 मीटर आगे निकल जाएगा। इसका मतलब जो लाइन आपको ए बी सी पहले हॉरिजॉन्टल दिख रही थी वो लगातार हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, राइट ना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारा क्या समझे? क्वेश्चन हमारा ये है कि बताइए बी के मूव करने की स्पीड, बी के मूव करने की स्पीड क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क क्या होनी चाहिए, है ना, ताकि ये तीनों पार्टिकल हमेशा एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करें। समझ गए मेरा सवाल? फिर से बोलता हूं मैं, ए बी सी तीन पार्टिकल हमारे हैं। ए पार्टिकल मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से इस लाइन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। सी वाला पॉइंट भी इसी लाइन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और हमें सी बी की स्पीड का पता करना है ताकि ये तीनों पार्टिकल हमेशा एक कॉमन लाइन पे एग्जिस्ट करें। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए, जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, कुछ समय बाद ये मान ले कि यहाँ आ गया। ठीक है, और ये ज्यादा है चूंकि, तो obvious सी बात है कि ये ज्यादा नीचे आ जाएगा, है। तो अब देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को अगर हम आपस में जोड़ें तो ऐसा बनेगा लाइन में, स्ट्रेट लाइन देख रहे होंगे आप लोग, ये हमारा ऐसा बनेगा लाइन। और अगर हम चाहते हैं कि ये बी वाला पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करे कि हमेशा लाइन कोलिनियर रहे, तो तभी पॉसिबल है ना जब ये बी वाला पॉइंट मूव करते करते इस जगह पर आ जाए। ठीक है, इसका मतलब इस बी वाले पार्टिकल को, इस बी वाले पार्टिकल को हमें इतनी स्पीड देनी है कि जब ए यहाँ आ जाए, सी यहाँ आ जाए, तो ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए? सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। कैसा किया मैंने पहले कि देखा मैंने कि मान लिया जब ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, दोनों ने इक्वल टाइम लिया। मान लिया मैंने ये t सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में गया 30 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना जाएगा? आप कहेंगे 30 इंटू 2 60 मीटर कहेंगे आप। 3 सेकेंड में 30 इंटू 3 90 कहेंगे आप। तो t सेकेंड में कितना कहेंगे? तो ऑब्वियसली इसको आप 30t कहेंगे, है ना। उसी तरह से अगर 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये t सेकेंड में कितना आएगा? 10t आएगा, है। तो फिर ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए कितना हमारा? vt। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, है। अब तक आपको इस डायग्राम में कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा था,
लेकिन अब आप यहाँ पे दो ट्रायंगल पा रहे होंगे, एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक बड़ा ट्रायंगल ये दिख रहा होगा आपको, है ना। तो मुझे बताएं, ये पूरी लंबाई है 10t, ये पूरी लंबाई है vt, है ना, ये पूरी लंबाई है 30t। तो मुझे बताएं कि सिर्फ इस लाइन की लंबाई जिसको मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया कितनी है। तो आप कहेंगे 30t ये है, 10t ये है, इसका मतलब ये 20t होना चाहिए, राइट ना। फिर कहेंगे आप ये पूरी कितनी है vt, ये कितनी है 10t, तो फिर ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए vt माइनस 10t। अब जो रूल वहां दिखा था आपने, हम बिल्कुल उसी रूल का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखें आप, ये हमारा 10 मीटर हो गया, ये हमारा 30 मीटर हो गया, है ठीक है। तो बताइए पूरी लाइन की लंबाई कितनी हो गई, कितनी हो गई 30 प्लस 10 इज 40 मीटर। तो आप देखें 30 मीटर प्लस 10 मीटर, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसका ये लंबाई है 40 मीटर, ये हमारा है कितना 10 मीटर, है ना। तो इन दोनों का रेशियो कितना आया 10 मीटर डिवाइड बाय 40 मीटर। रूल क्या था कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो बताएं आप, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं ये चीज, ये लंबाई हमारी कितनी थी 10 मीटर थी, और ये पूरी कितनी लंबाई थी 40 मीटर थी। तो रेशियो कितना लिखेंगे आप 10 डिवाइड बाय 40, ये लिखेंगे रेशियो। इस ट्रायंगल का 10, इस ट्रायंगल का 40, तो 10 बाय 40। तो देखिए इसी ट्रायंगल का अदर साइड एक है, ये है परपेंडिकुलर कितना vt माइनस 10t, और इसी बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये कितना है 20t। तो इन दोनों का भी रेशियो बराबर होना चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे इसको आप लिखेंगे vt माइनस 10t बाई 20 इंटू टी, ठीक है। अब क्या आपको कोई चीज कैंसिल होती हुई दिख रही है? ऑब्वियसली आप कहेंगे हमें टी दिख रहा है कैंसिल होता होगा, टी पूरे में कैंसिल हो गया। तो टी को मैंने इस टी को कैंसिल कर लिया, 0 यहाँ कैंसिल कर लिया, तो कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 4v माइनस 40। तो आपका रिजल्ट आ गया 60 इज इक्वल टू 4v। सो आंसर आपका हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखा आपने, ये एक फिजिक्स का प्रॉब्लम है जो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो गया और आपको समझ भी आ गई बात। तो यहाँ ये साबित हो गया कि मैथमेटिक्स फिजिक्स को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आप लोग, जो हमारा वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड आया, उसको मैंने पहले ये डायग्राम बनाया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, है। क्योंकि आप लोगों ने अगर ये एंगुलर कॉन्सेप्ट भले ही पहले देखा हो, भले ही आपको याद हो, है, फिर भी चूंकि आपने इसको बहुत बार इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। अगर आपने इससे बहुत बार इस्तेमाल कर लिया होता तो आप एक झटके से बोल सकते थे इसका इस तरह से। देखें आप, ये अगर 10t है तो ये हमारा 30t है ना। तो जब ये जिस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है उस रेशियो में ये भी बढ़ेगा, तभी तो इस ट्रायंगल पे आएगा, है ठीक। लेकिन ये बात नहीं बता पाएंगे आप अगर आप इस फॉर्मूले के साथ अच्छी तरह से वर्स्ड, अच्छी तरह से हमेशा इस्तेमाल करके आप इसके प्रैक्टिस में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखा आपने एक सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। चलिए इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अगला राइट एंगल ट्रायंगल से इंटर करेंगे और उसकी यूज वगैरह के बारे में।